वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम विकास के सिद्धांत का अगला भाग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टू नेक्स्ट पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। 5 जो है पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टेंस प्रिंसिपल। यह सिद्धांत कहता है कि शरीर के अंगों का विकास उनके शरीर के मध्य भाग से शुरू होता है और फिर उनके दूरवर्ती भाग की ओर बढ़ता है। अर्थात बच्चा जो है उसके शरीर का जो विकास है वो बाहरी अंगों से लेकर के शरीर के मध्य भाग से लेकर के और बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। मतलब उसका विकास जो है वो शरीर के पहले पास वाले भागों से होता है और धीरे धीरे जो है वो दूरवर्ती भागों की ओर तरफ बढ़ता है। जैसे बच्चे के गर्दन का विकास, शरीर के अंगों का विकास, बाहरी अंगों का विकास जैसे हाथ पैरों का विकास प्राथमिक रूप से होता है और बाद में उन पर जो है वो नियंत्रण स्थापित करता है। फिर आता है मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत, सेल्योकेंडल प्रिंसिपल। विकास की प्रक्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने सिर पर पहले नियंत्रण पाता है और फिर हाथों पर और फिर पैरों पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन पर भागों में एकीकरण करना सीखता है। एकीकरण अर्थात 2 या 2 से अधिक भागों को जोड़ना। एक बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ को और फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चा जो है वो पहले अपने शरीर के पूरे एक भाग को चलाता है और फिर उन अलग अलग भागों को चलाता है और फिर धीरे धीरे उन सभी को एक साथ चलाकर उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे पहले पूरे हाथ को उठाता है और फिर उंगलियों को उठाता है और फिर उंगलियों और हाथों के बीच जो है नियंत्रण स्थापित करता है। इस तरीके से ही पैरों में होता है। फिर आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक साथ अन्य सबका विकास होता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो विकास है उसमें शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास जो है वो सम्मिलित होते हैं और ये सभी विकास जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है, वैसे ही शरीर के अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है। वैसे वैसे ही उसका भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी प्रक्रिया या वस्तु के विकास में एक नियमित और समान तरीके से बदलाव आता है, उसी प्रकार मनुष्य या पशु दोनों का विकास उनकी प्रजाति के विकास के अनुसार ही होता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि समान प्रतिमान का जो विकास है वो उसी प्रतिमान के अनुसार, अर्थात जो प्रजाति है, जिस प्रजाति का जो जीव है उसका विकास जो है वो उसी प्रजाति के विकास प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। जैसे मनुष्य जो है वो मनुष्य का विकास जो है वो मनुष्य की प्रजाति के अनुसार ही होगा और पशु का जो विकास है पशु प्रजाति के विकास के अनुसार ही होगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बालक के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का समान महत्व होता है। जैसे एक बीज में निहित क्षमताओं को बाहर लाने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालक में निहित क्षमताओं को बाहर लाने के लिए उस अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। बालक, यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि बालक के विकास के लिए जो है वातावरण और आनुवंशिकता का कितना महत्व होता है। बालक जो एक बच्चा था जो भेड़िए द्वारा पालित था वो अविकसित रह गया। सन 1951 में भेड़िए द्वारा पालित एक बच्चा मिला जिसे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया था। इसका नाम रामू रखा गया। इसका विकास भेड़िए की तरह था। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण और आनुवंशिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जो
बच्चा है वो जिस तरीके के वातावरण में रहेगा, जिस प्रकार की उसकी आनुवंशिकता ही होगी, वैसा ही उसका विकास होगा। आनुवंशिकता से मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे के अंदर जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं या जो बुरे गुण हैं, वो या जो भी उसकी क्षमताएं हैं वो आनुवंशिकता से उसे मिलती हैं। आनुवंशिकता के आधार पर उसे मिलती हैं, उसके माता पिता से उसे मिलती हैं, उसके परिवार से उसे मिलती है। इसी तरीके से पशुओं में भी होता है। इस तरीके से बच्चे को जिस वातावरण में रखा जाएगा, अगर हम उसे अच्छे वातावरण में रखते हैं तो उसका विकास जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे वातावरण के द्वारा बच्चे के जो विकास है उसे हम और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम